देख लिए थे मोलरिटी का प्रॉब्लम। अब आज हम लोगों का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या, नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का हो गया नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलिटी क्या है? तो क्या कहता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल पर लीटर। उसका था मोलरिटी का मोल पर लीटर, ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए हम लोगों को फिर ये समझना होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट जैसे मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर, पहले ऊपर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये किसके जगह लिखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां रह जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपको किसमें चाहिए, इन लीटर में चाहिए। अब फिर हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम आ गया कि इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले सीख लेते हैं हम लोग कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड और आयन। तो हम लोगों का टॉपिक अब क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का, और चूंकि ये एसिड है तो इसको डिवाइड कर देंगे बेसिसिटी से। अब बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी से, तो बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन। कोई भी एसिड जितना H प्लस आयन सॉल्यूशन में देगा वो उसका बेसिसिटी कहा जाएगा। जैसे अगर हम लोग निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो पहले HCl का हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। मॉलिक्यूलर वेट HCl का H का हो जाता है 1 ग्राम और Cl का 35.5 ग्राम, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्योंकि एक हाइड्रोजन ये दे सकता है तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1, और तो इसका आएगा कितना, 36.5 ग्राम। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग निकाल रहे हैं H2O3।
ये क्या है, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका क्या निकालना पहले, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम, प्लस सल्फर 2 है तो एक सल्फर का होता है 32 ग्राम, तो 2 सल्फर का हो गया 64 ग्राम, और प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 ग्राम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये जो डोनेट कर सकता है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 बोरिक एसिड का, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन इसमें कितना है 3 ग्राम, बोरोन है 11 ग्राम, ऑक्सीजन 48 ग्राम, 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये कितना H प्लस दे सकता है 3H प्लस, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह आप किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके जितना वो H प्लस आयन डोनेट कर सकता है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह आप जो है H2SO4 का, HNO2 का, H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके रखिएगा, खुद से इसको ट्राई कीजिएगा कि क्या इसका इक्विवेलेंट वेट आता है। चलिए अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के बाद हम लोग मूव करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की ओर। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं नंबर सेकेंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो नंबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो ऊपर में तो वही रहेगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट। एसिड में हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, बेसिसिटी से। तो बेस में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, एसिडिटी से। बेस में हम लोग डिवाइड करेंगे एसिडिटी से। और एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। बेस जितना OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है वाटर में, वो उसका एसिडिटी कहलाता है। तो अब एसिडिटी से हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट को और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम का 40 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 और 117 इंटू 2 34 ग्राम, और डिवाइडेड बाय इसके पास टोटल 2 OH है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 74 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 37 ग्राम। अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हम लोगों को निकालना है, मान लीजिए AlOH का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट हम लोगों का क्या हो जाता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट हो जाता है 27 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 प्लस 117 इंटू 3 51 ग्राम, और डिवाइडेड बाय, चूंकि इसके पास 3 OH है इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आ गया ऊपर में आपका 78 ग्राम डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 26 ग्राम। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.54 होता है, 5 हम लोग अप्रॉक्स ले रहे हैं, 63.5 ग्राम प्लस 16 और 117 टू 2 34 ग्राम, और डिवाइडेड बाय, चूंकि इसके पास 2 OH है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जो मेरा कैलकुलेट होकर आएगा वो आंसर हो जाएगा। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। LiOH का, इसमें हम लोग 1 OH है तो 1 से डिवाइड करेंगे। NaOH का, इसके बाद BeOH का होल ट्वाइस, CrOH का होल थ्राइस, और FeOH का होल थ्राइस। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और बनाना है। लिथियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का, बेरियम का, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, इन सब का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे हम लोग एसिड के केस में बेसिसिटी से, और बेस के केस में डिवाइड कर देंगे एसिडिटी से। थर्ड वन, किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो ऊपर तो वही रह जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, नीचे जो है आपका वो हो जाएगा चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन दैट इज केटायन। नीचे आपका हो जाएगा चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन दैट इज केटायन। जैसे मान लीजिए हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस।
तो सबसे पहले ऊपर तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट हो गया कितना 27 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ब्रैकेट से पहले प्लस दे दिए, सल्फर का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 64 ग्राम, ब्रैकेट को ब्रैकेट रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय होल 3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट। अब दो बात हो गया कि पॉजिटिव आयन कौन है और उस पर चार्ज कितना होगा। तो पॉजिटिव आयन जो पहले लिखा रहता है कंपाउंड में जनरली वो पॉजिटिव आयन होता है। तो यहाँ पॉजिटिव आयन कौन है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होगा तो आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सिल्वर, अमोनियम, इसमें से कोई भी आपको दिख जाए तो +1 देखेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, इन सब में कोई दिख जाए तो आपको हमेशा +2 लेना है और एल्युमिनियम में हमेशा +3 लेना है। बाकी का चार्ज हम लोग जो मॉलिक्यूल से उसको स्प्लिट करके देखते हैं कि क्या चार्ज उस पर प्रेजेंट है। तो यहां पर हम लोगों का एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे चार्ज होता है 3, लेकिन एल्युमिनियम टोटल है 2, तो 2 इंटू चार्ज 3 दैट इज 6, तो डिवाइड कर दें हम लोग 6 से। अगर यहाँ पर एक ही एल्युमिनियम होता तो हम इसको 3 से डिवाइड करते, अगर यहाँ 3 एल्युमिनियम होता तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 से डिवाइड करते। सिमिलर केसेस अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 ग्राम, और चूंकि कैल्शियम पे चार्ज होता है 2 और एक ही कैल्शियम है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इन सिमिलर मैनर मान लीजिए हम लोगों को निकालना था Na3PO4, इसका हम लोगों को निकालना था क्या इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग पहले सोडियम कितना होता है 23 ग्राम, 3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, फास्फोरस 31 ग्राम, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 दैट इज 64 ग्राम। ये इसका क्या निकल गया मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का 23 इंटू 3, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, और डिवाइड कर देंगे इसको। सोडियम पे चार्ज होता है 1 लेकिन सोडियम है 3, तो 1 इंटू 3 दैट इज 3। तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सॉल्ट। ठीक है, तो आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग निकालें इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। इक्विवेलेंट वेट निकालने का और भी तरीका है, लेकिन नॉर्मलिटी के केस में हम लोगों को इतना ही काम आने वाला है, इसलिए इसमें हम लोग अभी हम लोग जो है सिर्फ इसी को देखेंगे। बाद में हम लोग जब इक्विवेलेंट वेट अलग से पढ़ेंगे तब और भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। अब नंबर 4 आ जाते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी आयन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन कैसे निकालेंगे, तो ऊपर तो हमेशा वही रहेगा मॉलिक्यूलर वेट, और डिवाइड कर देंगे नीचे चार्ज ऑन आयन। यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस साइन को नेगलेक्ट कर देना है। जैसे हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 कार्बोनेट आयन -2, तो कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 ग्राम, और इसके ऊपर में कितना है 2, तो जो 2 है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वेट नहीं होता है। इसको सॉल्व कर देंगे, दैट इज 60 ग्राम बाय 2 दैट इज 30 ग्राम। इसी तरह अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट हो गया कितना 40 ग्राम, और इस पर चूंकि चार्ज है 2 तो 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 20 ग्राम। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ BO3 3- तो बोरोन का 11 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 दैट इज 48 ग्राम, डिवाइड कर देंगे, चार्ज कितना इसके ऊपर में है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए। अब हम लोग वापस चलते हैं नॉर्मलिटी के प्रॉब्लम पर।
तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसको हम लोग डिवाइड करते थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अभी हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख चुके हैं। चलिए इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड needed to prepare 0.5 decimeter cube of three normal solution। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्मलिटी दिया हुआ है। तो नॉर्मलिटी हमको मिल गया। ये आपका दिया हुआ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी हमको मालूम है। वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, और तो वेट ऑफ ये हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा, तब हम वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का पहले क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH का होगा। तो क्या पढ़े हम लोग इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट 40 और प्लस 16 117 2 34 ग्राम, और डिवाइडेड बाय टोटल OH है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 37 ग्राम। ये हमारा क्या निकल गया, इक्विवेलेंट वेट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए इन दोनों को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें चाहिए, इन लीटर। नॉर्मलिटी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना बनाना है हम लोगों को, 3N, तो दैट इज 3, और N हो गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट वेट हो गया आपका इनटू इक्विवेलेंट हो गया, वेट हो गया आपका 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट। और जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है 0.5 डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर, डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर, यानी 0.5 लीटर। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मलिटी का जो सिंपल हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन करते हैं वो। अब अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं कि नॉर्मलिटी हम लोग पढ़ लिए, मोलरिटी हम लोग पढ़ लिए, दोनों में रिलेशन क्या है, यानी रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। हमारा टॉपिक क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो पहले याद कीजिए मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? नॉर्मलिटी बाय डेफिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। नॉर्मलिटी का अभी पढ़े फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इक्विवेलेंट वेट हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नॉर्मलिटी को? और लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर ये इक्विवेलेंट वेट जो है वो एसिड का हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? बेसिसिटी। बेस हो एसिडिटी, सॉल्ट हो चार्ज ऑन कैटायन। तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पर रिलेशन हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं एसिड के लिए। तो यहाँ डिवाइडेड बाय बेसिसिटी हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा क्या? बेसिसिटी। ये किसकी जगह आया? इक्विवेलेंट वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। और इधर क्या रह गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। तो हम लोगों का फाइनल जो रिलेशन आ गया दैट इज नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज मोलरिटी इनटू बेसिसिटी in case of acid, acidity in case of base, charge on cation in case of salt। तो ये हम लोगों का क्या आ गया? रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। अब जितना प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे डाइल्यूशन का, मिक्सिंग का, टाइट्रेशन का, डेंसिटी के साथ रिलेशन, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी के टर्म। तो आज का हम लोगों का मैथ्स किसके किसके बीच है जी? तो मोलरिटी का मैच हम कर रहे हैं हम लोग किससे? नॉर्मलिटी से। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे जो बेसिक फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी में हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। और यही इक्वेशन हम लोग नॉर्मलिटी के केस में पढ़े हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और फिर क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन में हम लोग बात किए थे कि कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं और उसके स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन पढ़े थे कि जो पहला सॉल्यूशन था उसका मोलरिटी m1 है, उसका वॉल्यूम v1 है, तो ये इक्वल होगा डाइल्यूट करने के बाद मोलरिटी इनटू डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम, यानी m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2।
सिमिलर प्रॉब्लम होगा नॉर्मलिटी में, हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ये कब यूज करेंगे? जब हम लोग वाटर मिक्स करेंगे। तीसरा हम लोग पढ़े थे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़े थे? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में पढ़े थे कि सिमिलर नेचर जो आपस में रिएक्ट नहीं करता है, दो अलग अलग सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि M1 V1 में मिक्स कर दिया M2 V2 और बना दिया M3 V3। In case of normality, the equation become N1 V1 में मिक्स कर दिया N2 V2 और प्रिपेयर कर दिया N3 V3। In another problem is titration। टाइट्रेशन हम लोग पढ़े थे कि किसी अननोन स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन नोन है उसका और स्ट्रेंथ उसका क्या है? अननोन है, उसको कैलकुलेट करना है। तो दूसरा हम सॉल्यूशन लेते हैं जिसका स्ट्रेंथ हम जानते हैं, और दोनों सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। जैसे एसिड के साथ हम बेस का टाइट्रेशन करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिड्यूसिंग एजेंट का, यानी या तो एसिड बेस टाइट्रेशन होगा या रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा। तो टाइट्रेशन में हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? M1 V1 by N1 is equal to M2 V2 by N2। और हम लोग जानते हैं कि स्मॉल n1 और n2 क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है व्हेन रिएक्शन इज बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस करके जो उसका कोफिशिएंट होगा वही n1 और n2 होगा। In case of normality, the equation become N1 V1 by N1 is equal to N2 V2 by N2। Again, in the term of molality, in the term of density, तो हम लोग पढ़े थे मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट? तो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू D इनटू 10 इज बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर इसी इक्वेशन को हम लोग नॉर्मलिटी के लिए डालेंगे तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज परसेंटेज इनटू D इनटू 10। यहां तक सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट मोलरिटी इक्विवेलेंट वेट नॉर्मलिटी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ ध्यान देना है कि ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, ये परसेंटेज जो आपको दिख रहा है दोनों जगह, ये क्या है? परसेंटेज इज टेकन बाय वेट, दैट इज W by W। तो जब परसेंटेज आपको W by W में दिया हो तभी आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे और डेंसिटी जो होगा वो रिलेटेड हो जाएगा किससे? मोलरिटी या नॉर्मलिटी से। अगर मान लीजिए आपको लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ना आपको बाय वेट लिखा है ना वॉल्यूम लिखा है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? W by V होता है। और अगर W by V हो जाए तब मोलरिटी और नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला 6। तो नंबर 6 हो जाएगा इन द टर्म ऑफ स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। ठीक है, इन द टर्म ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपको याद होगा कि परसेंटेज स्ट्रेंथ जब निकालते थे तो वेट ऑफ सॉल्यूट लेते थे इन ग्राम और वॉल्यूम लेते थे इन लीटर। इतना को हम कहते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
और आप जानते हैं जब मॉलिक्यूलर वेट को रिप्लेस कर देते हैं इक्विवेलेंट वेट से तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है ये हो जाता है नॉर्मलिटी के लिए। तो नॉर्मलिटी के केस में हम लोग लिखेंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट, नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट, मॉलिक्यूलर, इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वी यूज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका हो गया क्या, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग मोलरिटी में प्रॉब्लम बना चुके हैं। फिर जब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास में आएंगे तब हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी मोलरिटी सबका फिर से एक बार प्रॉब्लम बनाएंगे और थोड़ा अप लेवल तक चलेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, किसका, ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का मोल है, किसमें, प्रेजेंट इन पर केजी, केजी ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेना है, सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट लेना है। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, किसका, सॉल्यूट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। ठीक है, तो मोलालिटी के लिए हम लोगों का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो मोलालिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, किसका, ऑफ सॉल्यूट, और इसको भागा दे देंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी इसको भागा दे देंगे क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट जो लिखिए, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्ट है किसमें लेना है, केजी में लेना है। तो मोलालिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट लेना है आपको और केजी में लेना है। ठीक है, तो अब मोल्स को अगर आप तोड़िएगा तो क्या आता है, मोल्स बराबर होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बटा क्या जी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये किसके जगह पर लिखे आप, नंबर ऑफ मोल्स के जगह पर लिखे। अब बच कौन गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, मोलालिटी का। मोलालिटी हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलारिटी को कैपिटल M से और मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है क्या, तो मोल पर केजी। वो था मोल पर लीटर, ये है मोल पर केजी। तो जब आ जाते हैं क्वेश्चन, इसका सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि 25 ग्राम 25 ग्राम ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस डिजॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलालिटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो पहला चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। और क्या चाहिए, तो हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए, इन केजी, केजी में चाहिए।
तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, तो यहाँ क्या ले लेंगे 25 ग्राम। मॉलिकुलर वेट कहाँ से निकलेगा, तो फॉर्मूला से, तो एल्युमिनियम का आ जाएगा 27 इंटू 2, 27 ग्राम इंटू 2, प्लस सल्फर का 32 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64 ग्राम, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय होल 3 है तो 3। तो सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसको मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमको निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 300 ग्राम है 300 ग्राम, इसको डिवाइड कर देंगे 300 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज केजी। तो हमको क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है, कितना मालूम है 25 ग्राम। ये भी हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और मास भी दिया हुआ है केजी में, इतना केजी है, तीनों वैल्यू पुट कर देंगे और मोलरिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा खुद से। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 30% KMnO4 solution have density कुछ भी दिया हो तो यहाँ ले लेते हैं 1.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या निकालना है, मोलालिटी। अच्छा, यहाँ पर 30% लिख देगा, बाई वेट लिखना जरूरी है, बाई वेट रहेगा तभी इसको हम यूज करेंगे। तो हम लोग बात किए थे कि सर बाई वेट अगर रहेगा तो इससे हमको 3 इंफॉर्मेशन मिलेगा। पहला मास या वेट, जो कहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना, जितना परसेंट दिया हुआ है, परसेंटेज ग्राम, और यहाँ परसेंट कितना दिया हुआ है 30, तो ये हो गया 30 ग्राम। और क्या मिलेगा हमको, वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना, तो 100 में से उस परसेंटेज को आपको माइनस कर देना है, वही आ जाएगा, तो 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम। और मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमेशा कितना लेना है 100 ग्राम। मॉलिकुलर वेट आप यहाँ से निकालिएगा, तो मॉलिकुलर वेट कितना हो जाता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ KMnO4, तो K का आप निकालिएगा तो 39 ग्राम, प्लस Mn का होता है 52 ग्राम, ऑक्सीजन का आप निकालिएगा तो 64 ग्राम, 64 ग्राम। ये आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 और 2 6 और 9, 15 1 11 14 15 1 55 ग्राम। ये इसका मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, मास वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा 30 ग्राम। बाई में है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल लिए हैं 155 ग्राम, 155 ग्राम है ना। और क्या दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है 70 ग्राम। आपको चाहिए किसमें, केजी में, तो क्या कीजिएगा 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ऊपर चला जाएगा 1000। इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मोलरिटी का कंसेप्ट, जो सिंपल कंसेप्ट है वो। ठीक है,
अब अगली बात हम लोग करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना मोल है उसके रेस्पेक्ट में जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका कितना मोल है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट by total number of moles, total number of moles present in solution। जैसे मान लीजिए कंसीडर हम लोग करते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्वेंट होगा जी, और एक जो इसमें डाल रहे हैं वो सॉल्यूट होगा। आप किसी एक को ए मान लीजिएगा, इस चैप्टर में हम लोग सॉल्वेंट को ए मान के चलेंगे, या आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को ए मान लीजिएगा, किसी को बी मान लीजिएगा। तो सपोज कर लीजिए कि ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो Na है और बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो Nb है। इन दैट केसेस अगर आप निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम लोग काई ए या एक्स ए कहते हैं, तो ये हो गया कि ए का मोल कितना है, Na है, और टोटल सॉल्यूशन में कितना मोल है, तो दो ही तो मोल्स का है, Na और Nb, तो टोटल हो गया Na प्लस Nb। इसी तरह अगर हम लोग निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज XB इज इक्वल टू व्हाट, इट इज Nb, बी का कितना मोल है क्योंकि बी का निकाल रहे हैं, बाई टोटल कितना मोल है, तो Na प्लस Nb है। अब देखिए इसको फिर से समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है, फिर समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपके चार स्टूडेंट आप लोग मान लीजिए कौन कौन है, तो अभिषेक है, ठीक है, और कौन है जी, तो मान लीजिए हाँ इंजमाम है, और कौन है, तो मान लीजिए संजना है, और मान लीजिए और एक किसी को ले लीजिए, किसको ले लीजिएगा, हाँ तो ले लीजिए करण है। ये चारों मिलकर के क्या किए हैं, ये चारों मिलकर के एक कंपनी खोले। कंपनी में अभिषेक जो है वो मान लो 5 लाख रुपया लगाया है, इंजमाम जो है वो 7 लाख रुपया लगाया है, संजना जो है ये 12 लाख रुपया लगाई है, और करण जो है ये 14 लाख रुपया लगाया है। तो अगर हम बोलें कि मनी फ्रैक्शन ऑफ अभिषेक कितना होगा, तो अभिषेक कितना लगाया है, 5 लाख, अब बटा टोटल कितना लगाया, 5 + 7 + 12 + 14, यानी टोटल पैसा जो हमारा लगा है 12 12 24 10 34 4 38 38 लैक्स में 5 लैक्स। इसी तरह हम कहें मनी फ्रैक्शन ऑफ इंजमाम दैट इज ये कितना लगाया 7 लाख, और टोटल कितना है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना आ जाएगा 38। इसी तरह लिखें मनी फ्रैक्शन ऑफ संजना, तो क्या लिख सकते हैं 12/38, कि 12 संजना का है और टोटल 38 है। और मनी फ्रैक्शन ऑफ करण कितना बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं 14/38। तो मान लीजिए इन चारों में कभी झगड़ा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन डालेगा, करण डालेगा। करण कहेगा भाई 38 लैक्स में से 14 लैक्स मेरा है, तो कंपनी में ज्यादा बात मेरा चलेगा, और सबसे बेचारा कौन बनेगा, तो ये बनेगा, अभिषेक बनेगा, क्योंकि इसका मात्र 5 लाख रुपया है। तो यहां पर जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बताता है कि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में किसका पावर ज्यादा है और किसका पावर कम है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उस कंपोनेंट का पावर सॉल्यूशन में अधिक है, और अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो उसका पावर भी कम है। इसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ 4 कंपोनेंट होता है ABCD, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखते हैं Na, अब बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na + Nb + Nc + Nd, ठीक है।
अब आते हैं, अगर हम टोटल मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें तो क्या होगा। यानी यहां पर हमारे पास कितना मोल फ्रैक्शन है, दो तरह का, कौन कौन, ये XA और प्लस XB। XA का वैल्यू क्या लिखेंगे, Na बाई Na प्लस NB, और XB क्या लिखेंगे, NB बाई Na प्लस NB। अब आप एलसीएम ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा, Na प्लस NB, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, Na प्लस NB, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया क्या, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। तो XA प्लस XB हो गया 1, तो यहां से हम कह सकते हैं कि XA कितना हो गया, 1 माइनस XB हो गया, या XB कितना हो गया, तो ये 1 माइनस XA हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, कि उस कंपोनेंट का कितना मोल है, अब बाई टोटल कितना मोल है, यही मोल फ्रैक्शन होता है। अब इस पर हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ग्राम यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इज डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ both component। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स यूरिया का और वाटर का निकालना होगा। तो वाटर सॉल्वेंट है, हम इसको A मान ले रहे हैं, फिर बोल दे रहे हैं कि आप किसी को A किसी को B मान सकते हैं, और यूरिया को हमने क्या मान लिया, B मान लिया। तो वेट ऑफ ए कितना है, कितना ग्राम वाटर है जी, 180 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर इज 180 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2 कितना हो जाता है, 18 ग्राम पर मोल। WB यानी मास ऑफ यूरिया इज व्हाट, इट इज 30 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है कितना, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। ये डाटा हमने कहां से निकाल लिया, क्वेश्चन से। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो A का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, Na इज इक्वल टू व्हाट, WA बाई MA। WA कितना, तो WA हो गया आपका 180 बाई 18 ग्राम पर मोल, और ग्राम पर मोल कट जाएगा, मोल बच जाएगा, मोल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टोटल कितना, 10 मोल। Na का वैल्यू हो गया 10 मोल। अब NB निकाल रहे हैं, तो NB बराबर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा वेट ऑफ B अब बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। अब वेट ऑफ B क्या है, तो वेट ऑफ B दिया हुआ है कितना, 30 ग्राम दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो इसी तरह ये कट जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल आ गया। तो यहां तक हम लोग निकाल लिए क्या, Na और NB का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज Na प्लस NB। तो Na का वैल्यू कितना हमारा 10 है, और Na प्लस NB का वैल्यू तो 10 प्लस 0.5 मोल है। तो 10 मोल बाई 10.5 मोल, 10 मोल और बाई 10.5 मोल, 10.5 मोल। तो ये पॉइंट हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 बाई 105 डिवाइड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कीजिएगा इसको। इसी तरह हम निकाल दें XB, तो क्या आ जाएगा, फिर लिखेंगे Na बाई Na प्लस NB, नहीं
हम लोग पढ़ चुके हैं एक्स बी इजिकल टू वाट 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, तो 0.1 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा किसका, एक्स बी का। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो हम लोग प्रॉब्लम पढ़ ली, अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, पहला पढ़े किसका, मोलरिटी का, मोलरिटी। तो मोलरिटी में क्या पढ़े हम लोग, पढ़े वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा हम लोग पढ़े नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी में हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग ऊपर में तो वही था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और एक हम लोग पढ़े मोललिटी, मोललिटी। अभी मोल फ्रैक्शन भी पढ़े, मोललिटी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट multiplied by mass of solvent in kg। Now अगर आप ध्यान से देखें तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में एक बात कॉमन है, किसमें किसमें, मोलरिटी एंड और क्या, नॉर्मलिटी। जो लीजिए दोनों में से, नॉर्मलिटी both are inversely proportional to volume, volume and volume is the function of temperature। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी और नॉर्मलिटी घट जाएगा। तो अगर टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ा दिया जाए तो मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ा दिया जाए तो नॉर्मलिटी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो मोलरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It means molarity and normality is the function of temperature. It means molarity and normality depend upon temperature. Temperature rise करने से solution का molarity और normality decrease करता है, जबकि molality को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि mass जो होता है वो temperature से independent होता है। ठीक है, अब अगर अगली बात देखें हम लोग तो अगली बात है कि मोलरिटी, मोलरिटी और मोललिटी, अगर इन दोनों की बात करें, मोललिटी इन दोनों की बात करें तो ये दोनों मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दिया जाए तो मोलरिटी घट जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दिया जाए तो मोललिटी भी घट जाएगा। लेकिन नॉर्मलिटी को मॉलिक्यूलर वेट से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मलिटी का अगर आपको प्रॉब्लम दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले आप देखिएगा जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा उसका नॉर्मलिटी चेंज, उसका कम होगा। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा और किसका कम होगा, या आपको कह दिया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ऑप्शन दे दिया है ए 5% KOH,
नंबर बी 5% यूरिया, नंबर सी 5% ग्लूकोज, नंबर डी 5% सुक्रोज। अब आपसे क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में और इसके बारे में, कि या तो मोलरिटी पूछेगा आपको या मोलरिटी, कि किसका ज़्यादा या किसका कम है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालेंगे तो ये हो गया 39, 40, 56 ग्राम, 56 ग्राम, यूरिया का 60 ग्राम, ग्लूकोज का 180 ग्राम और सुक्रोज का आपका होता है 342 ग्राम। तो जिस कंपाउंड का, और देखिए यहाँ परसेंटेज स्ट्रेंथ सेम है, परसेंटेज स्ट्रेंथ अगर सेम है तो जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका आपका क्या, मोलरिटी और मोललिटी कम होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका मोललिटी या मोललिटी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मोललिटी या मोलरिटी इसका है और सबसे कम मोलरिटी या मोललिटी इसका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पर उसको कंपैरिजन करना। तो हम लोग समझ गए कि जो नॉर्मलिटी है वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है, जबकि नॉर्मलिटी और मोललिटी और मोललिटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी ये दोनों टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये घटता है और घटाने से बढ़ता है, जबकि मोलरिटी को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया, अभी तक कंप्लीट हो गया। परसेंटेज स्ट्रेंथ हो गया, मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, मोललिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब एक टर्म और यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी इज नथिंग, इट इज मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। कोई हम लोग फॉर्मेलिटी कहते हैं, तो कहीं अगर मोलरिटी के जगह पर फॉर्मेलिटी लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि मोलरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों सेम थिंग्स है। ठीक है, इसको उतार लीजिए।